कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, जिसमें हमने जल जनित आपदा है या जलीय आपदा है, जिसमें हमने बाढ़ का अध्ययन यानी कर लिया था। इसके अलावा हमने यानी जो जलवायु जनित आपदाओं के अंदर सूखे का अध्ययन कर लिया था। आज बेसिकली हमारा रहेगा भूमि में जो हलचल उत्पन्न होने से जो जनित आपदाएं हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो चूंकि इनका तो हम अध्ययन पहले कर चुके हैं, तो आज हमारा मुख्य बिंदु रहेगा भूस्खलन। किसे कहते हैं, क्या कारण है भूस्खलन का, भारत में कहां कहां प्रभाव है, उसको किस प्रकार से उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो बीए पार्ट 3 के अंदर प्राकृतिक आपदाएं लगती है, जिसमें बाढ़, सूखा और भूस्खलन जैसी घटनाएं अपने सिलेबस में। इसके अलावा देखिए तो एमए ज्योग्राफी, तो एमए ज्योग्राफी के अंदर परिवेश के अंदर भी है, हमारी भूआकृतिक विज्ञान के अंदर भूस्खलन की घटना हमारी सिलेबस के अंदर है। और बीए एमए फाइनल के अंदर भारत के वृत्त भूगोल के अंदर हमारे प्राकृतिक आपदाएं टॉपिक लगता है, जिसमें बाढ़, सूखा, भूस्खलन ये टॉपिक लगते हैं। तो उन क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में विशेष रूप से यूजीसी जो नेट है, यूजीसी नेट के अंदर भी इससे संबंधित यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भूस्खलन है क्या, इसके बारे में यानी हम इसका अर्थ समझेंगे। फिर हम भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूआकृति यानी भूस्खलन कहते किसे हैं। तो देखिए, भूस्खलन बेसिकली भूआकृतिक प्रक्रिया है, और ये जो प्रक्रिया है वो पर्वतीय भागों में एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जिससे बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, अधिक मात्रा में यानी क्षति होती है। तो विश्व के अंदर देखें, जो नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे अपने ग्लोब के अंदर देखना चाहें, उसमें एंडीज हो, रोकीज पर्वत श्रेणी हो, या आल्प्स पर्वत श्रेणी हो, या इसके अंदर हिमालय, किर्थर, सुलेमान जो पर्वत श्रेणियां प्रमुख रूप से पाई जाती है, या इसके अंदर एल्ब्रूज पर्वत पाया जाता, वो सारे के सारे यानी भूगर्भिक दृष्टि से यानी परिवर्तनशील है, नवीन है, उनमें हलचल, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी कई घटनाएं होती रहती है। तो उसमें ये जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो घटित होती रहती है। तो एक सामान्य अर्थ में देखें कि भूस्खलन कहते किसे हैं, तो इसके अंदर देखें तो बेसिकली पर्वतीय भागों में किसी बड़े या छोटे टुकड़े को टूटकर ढाल के सारे खिसकने या नीचे की ओर जो यानी मुख्य आने की जो प्रक्रिया है, यानी भूस्खलन बेसिकली क्या है, यानी भूस्खलन के अंदर देखना चाहिए तो ये जो जैसे पर्वतीय डायग्राम देखिए, पर्वतीय यानी ढाल के सहारे, पर्वतीय ढाल के सहारे बड़े चट्टानी टुकड़े, छोटे चट्टानी टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जो खिसकते हैं, और ये जो खिसकने की जो घटना है बेसिकली कहलाती है भूस्खलन कहलाता है। तो भूस्खलन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि पर्वतीय भागों में किसी बड़े या छोटे टुकड़े का टूटकर ढाल के सारे नीचे की तरफ जो प्रतिस्थापन होता है, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। तो भूस्खलन को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं क्या, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी, चट्टान के टुकड़े ढाल के सारे नीचे की ओर खिसकते हैं, लुढ़कते हैं, नीचे गिरने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली क्या कहलाती है, भूस्खलन कहलाती है। पृथ्वी के ग्रेविटी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है,
यानी ऊंचे पर्वतीय पठारी क्षेत्रों के अंदर विभिन्न चट्टानों के टुकड़े इसके अंदर नीचे टूटकर ढाल के सारे नीचे की ओर खिसकते हैं, लुढ़कते हुए गिरते हैं, जिसमें विभिन्न चट्टानी चूर्ण भी इसके अंदर होता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में यानी हिम के टुकड़े भी इसके अंदर होते हैं। ये जो गुरुत्व ढाल के कारण यानी किसी चट्टान के टूटकर नीचे की तरफ विस्थापन करने की जो प्रक्रिया है बेसिकली उसको भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। और ये जो भूस्खलन की घटनाएं अनेक कारणों की वजह से हो सकती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों का तीक्ष्ण ढाल स्लोप होता है उसके कारण भी आते हैं, पृथ्वी के अंदर भूकंप की घटनाएं होती है उसके कारण भी आते हैं। इसके अलावा यानी चट्टानों के नीचे जल का प्रवेश कर जाता है उसके कारण भी आते हैं, वर्षा के कारण भी आते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में रोड निर्माण, पुलों, बांधों जैसी कई प्रकार की यानी भूदृश्यों के निर्माण करने के लिए जब मुख्य रूप से कई बार चट्टानों में यानी भूस्खलन की क्रियाएं होती है। इसके अलावा अपक्षय अपरदन के कारण भी होता है, अति पशुचारण के अंदर भी होता है, यानी बहुत सी कारण है जिसका हम अलग अलग मानवीय यानी कृत्रिम कारकों के अंदर बांटकर उसका अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम कारकों के। तो भूस्खलन की परिभाषा देखते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार क्या कहते हैं कि क्या है, भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है। क्या है भी, भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण चट्टानों, मिट्टी आदि के अपने स्थान से नीचे की ओर सरकने की जो घटना होती है उसको बेसिकली क्या कहा गया है, भूस्खलन कहा गया है। यानी भूवैज्ञानिक जो भूमि का जो यानी आंतरिक भाग का जो अध्ययन करने वाले जो भूगोलवेत्ता है जिसको भूवैज्ञानिक कहा जाता है, तो भूवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण चट्टाने, मिट्टी आदि अपने स्थान से नीचे जो सरकने की जो घटना है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में इसका क्या होगा कि पर्वतीय भागों में किसी बड़े छोटे टुकड़े का टूटकर गुरुत्वाकर्षण बल के सारे यानी ढाल के सारे नीचे की तरफ जो आने की जो प्रक्रिया है उसको भूस्खलन कहते हैं। उसमें बड़े चट्टानी टुकड़े भी होंगे, छोटे चट्टानी टुकड़े भी होंगे, महीन बारीक यानी गादी पदार्थ भी इसके अंदर होंगे। तो ये जो प्रक्रिया है बेसिकली क्या कहलाती है, तो भूस्खलन कहलाती है। तो इसके अंदर आपके बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, 7 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है भूस्खलन कैसे कहते किसे हैं, या एमए परिवेश के अंदर 2 नंबर का सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। तो सीधा शास्त्रीय उत्तर देना है कि भूस्खलन एक भूआकृतिक प्रक्रिया है जो पर्वतीय भागों में प्राकृतिक आपदा है, और ये आपदा गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतीय भागों में बड़े छोटे चट्टानी टुकड़े ढाल के सारे जब नीचे खिसकते हैं तो उसको बेसिकली कहा जाता है भूस्खलन का। और भूस्खलन के कारण भारी जानमाल का नुकसान इसके अंदर होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, 1971 में अलकनंदा घाटी के अंदर यानी भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से उस क्षेत्र के अंदर नीचे झील बन गई, बाद में झील के अंदर रिसाव हुआ तो सैकड़ों लोग काल कलवित हो गए। इसी प्रकार रत्ती घाटी में उत्तराखंड में भी 1993 में भूस्खलन की क्रियाएं हुई, या दक्षिण के अंदर देखें तो नीलगिरी घाटी के अंदर भी यानी भूस्खलन की क्रियाएं कब हुई, 1993 में, जिसमें लगभग एक गांव के ऊपर भूस्खलन की क्रियाएं होगी, 150 से अधिक लोग मारे गए। तो भूस्खलन की क्रियाएं भारत में या तो आती है वर्षा ऋतु में या आती है बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में यानी तीव्र वर्षा के कारण क्या है, चट्टानें ज्यादा संतृप्त हो जाती है, ग्रेविटी पावर के कारण वो नीचे की तरफ खिसक जाती है, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख रूप से होती है। 2013 के अंदर उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी के अंदर यानी बादल फटने के कारण अचानक जो मुख्य रूप से वर्षा जलजले के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो केदारनाथ घाटी में आई,
जिसमें यानी हजारों की संख्या में लोग कलवित हो गए और विभिन्न प्रकार के जान माल का नुकसान इसके कारण हुआ। तो इसके अंदर हम देखें कि हमारे जो भूमि की आपदा है उसमें भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी है, भूस्खलन भी है, अवपात, मृदा अपरदन। तो इन दोनों टॉपिकों को हमने यानी हमारे सिलेबस में देख लिया था। फिर भी 2-2 नंबर के प्रश्न ये बी पार्ट फर्स्ट में भी ये लगता है भूकंप ज्वालामुखी, तो वहां पर भी समझाया गया। यहाँ पर भी एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। वैसे तो हम देखें ज्वालामुखी क्या है, तो रटने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा समझ विकसित करनी है कि ज्वालामुखी प्राय गोल या कुछ गोल आकार की क्या है भाई, चपटी नली है, जिसका संबंध किससे होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। और उस आंतरिक भाग के अंदर से इस नली में कंकड़, पत्थर, लावा, गैसें बाहर निकलती है, वो है विकसित ज्वालामुखी। तो रटना नहीं है, ज्वालामुखी प्राय गोल या कुछ गोल आकार की लंबी चपटी नली है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ठोस पदार्थ, कंकड़, पत्थर, बजरी, विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, धूल, राख के कण निकलते हैं, द्रव्य पदार्थों में लावा निकलता है, गैसीय पदार्थों में जलवाष्प, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। इसी प्रकार भूकंप के बारे में देखते हैं तो यानी ज्ञात या अज्ञात, बाह्य तथा अंतर्जात कारणों की वजह से पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है उस कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूकंप भी भूस्खलन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो हमने इससे पहले भूस्खलन देख लिया। सीधा शास्त्रीय है, भूस्खलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पर्वतीय भागों में प्राकृतिक आपदा है जिससे भारी क्षति होती है। भूस्खलन कहते किसे हैं कि पर्वतीय भागों में गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी बड़े या छोटे टुकड़े का टूटकर ढाल के सहारे खिसक कर नीचे आने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन की परिभाषा भी देखी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण चट्टानों, मिट्टी आदि अपने स्थान से नीचे सरकने की जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भूस्खलन के कारण क्या है। तो देखिए भूस्खलन के जब कारणों की हम बात करेंगे तो उसको दो कैटेगरी में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक तो जो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, दूसरा कृत्रिम या मानवीय कारण प्रमुख रूप से कौन से हैं। तो दो कैटेगरी में बांटकर करेंगे। तो प्राकृतिक कारणों में देखते हैं वर्षा। आपको पता है पर्वतीय भागों में वर्षा के कारण जब अचानक तीव्र वर्षा होती है तो जिसके कारण चट्टानों का अपरदन होता है, चट्टानों के अंदर रिसके जल जाता है, चट्टानें ज्यादा संतृप्त हो जाती है और ग्रेविटी पावर के कारण यानी संतृप्त चट्टानें नीचे ढाल के सारे नीचे प्रतिस्थापित हो जाती है। तो वर्षा भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा वर्षा का जल पेड़ों की जड़ों के माध्यम से या यानी कहीं छिद्र होता है उसमें जब नीचे जाती है तो वो चट्टानें नीचे गलित हो जाती है और गलित होने के कारण उसके कारण भी चट्टानें नीचे यानी ब्लॉक के ब्लॉक यानी विस्थापित हो जाते हैं। फिर आता है तीव्र ढाल या स्लोप। देखिए विभिन्न कारकों की वजह से ऊपर की जो चट्टानें हैं, चाहे वो भौतिक कारक हो, रासायनिक कारक हो, उसकी वजह से चट्टानें असंगठित हो जाती है। उस असंगठित चट्टान में ढाल स्लोप होने के कारण वो ग्रेविटी पावर के कारण नीचे की तरफ यानी खिसकना प्रारंभ हो जाती है। तो तीव्र ढाल स्लोप भी यानी भूस्खलन आने का एक प्रमुख प्राकृतिक कारण है। इसके अलावा थर्ड बात करते हैं भूकंप या ज्वालामुखी। तो देखिए भूकंप के अंदर क्या होता है यानी प्राकृतिक या कृत्रिम कारकों की वजह से चट्टानों में हलचल होता है और उस हलचल की वजह से चट्टानों के अंदर दरार आ जाती है, भ्रंशन की क्रियाएं आ जाती है, ऊपरी चट्टानें उखड़ जाती है और उसकी वजह से और फिर ढाल के सहारे यानी वो चट्टानें नीचे की तरफ खिसक जाती है।
तो भूकंप कई बार ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आसपास की चट्टानों में धक्का लगता है और उसकी वजह से भी भूस्खलन की क्रियाएं होती है। हालांकि भारत में यानी ज्वालामुखी क्षेत्र बहुत ही कम है, यानी एक अंडमान निकोबार द्वीप में सैकड़ों ज्वालामुखी पाई जाती है, बैरन द्वीप। बाकी भूकंप क्षेत्र है, भूकंप के कारण भारत में यानी भूस्खलन की क्रियाएं तीव्र गति से होती है। दूसरा कारण है जल वर्षा, यानी वर्षा जल के कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा आता है नदियों का अपर्दन। देखिए नदियां पर्वतीय घाटियों में बहती है, न केवल अपने नदी घाटी का पार्श्व अपर्दन करती है, तलैटी को काटती है और अपने आसपास की चट्टानों को नीचे से यानी काट देती है, खोखली कर देती है, जिसके कारण यानी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो टूटकर नदी में बह जाते हैं। तो उसके कारण भी मुख्य रूप से क्या भूस्खलन की क्रियाएं होती है। नदियों का जब नीचे रस के बीच चला जाता है सुराखों के माध्यम से, और उसकी वजह से भी यानी नदियों की वजह से भूस्खलन की क्रियाएं देखने को मिलती है। फिर आता है अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय भी अपने सिलेबस में लगता है कि भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से किसी भी चट्टान का टूटकर फूटकर विदरित होना, और ये भौतिक कारक हो सकते हैं, पाला है, तुषार क्रिया है, या यानी सूर्य ताप की वजह से यानी चट्टानें फैलती है, सिकुड़ती है, चट्टानों में यानी दरारें आ जाती है और ग्रेविटी पावर के कारण नीचे खिसक जाती है। या जो अपर्दन के कारण क्या है, यानी विभिन्न प्रकार के भौतिक कारकों, नदी, हिमनदी आदि के कारण क्या है, यानी चट्टानों का अपर्दन होता है। अपर्दित मलबा जब असंगठित हो जाता है तो ग्रेविटी पावर के कारण नीचे खिसक जाता है, जिससे भी भूस्खलन की क्रियाएं यानी होती है। चट्टानों में जल एकत्रित होना, कई बार क्या होता है भूमि के अंदर यानी भूकंप की वजह से या अन्य घटनाओं की वजह से दरार आ जाती है, उस दरार के माध्यम से या पेड़ों की कटाई के कारण उनके जड़ों के माध्यम से भूमि में यहाँ अंदर चला जाता है, नीचे नीचे प्रवाहित होने लग जाता है, नीचे चट्टानें गलित हो जाती है और उसके कारण ऊपर की चट्टान पूरा का पूरा ब्लॉक है वो विघटित होकर नीचे ढाल के सारे प्रतिस्थापन हो जाता है। तो जिसके कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं प्रमुख रूप से घटित होती है। तो प्राकृतिक कारकों में हमने देखा वर्षा, तीव्र ढाल या स्लोप, भूकंप या ज्वालामुखी, नदियों द्वारा अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया, चट्टानों में जल एकत्रित होना, और एक इसके अंदर ये डाल सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय हलचल होती है तो नीचे चट्टानें गलित हो जाती है तापमान पाकर, और ऊपर वाली चट्टानों के अंदर ठेस लगाती है, जिसके कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मानवीय कारण या जिसको हम कृत्रिम कारक भी कहते हैं। देखिए मनुष्य पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर यानी रोड का निर्माण, रेलवे ट्रैक का निर्माण करने के लिए यानी वहां की चट्टानों के अंदर यानी काट कर छाट कर और उस क्षेत्र में यानी पर्वत पठारों में जब रोड निर्माता है तो निर्माण के इसमें चट्टानों को तोड़ा जाता है, जिसके कारण यानी आसपास की चट्टानों में ठेस लगती है और कई बार ढाल 45 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो उसके कारण भी चट्टानें उस क्षेत्र के अंदर यानी वर्षा ऋतु के अंदर भूस्खलन हो जाता है, रोड उसकी वजह से जाम भी हो जाता है, रोड नष्ट भी हो जाता है। और उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या दक्षिण में नीलगिरी घाटी के अंदर या केरल के अंदर ये भूस्खलन की क्रियाएं यानी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। भारत में कोंकण रेलवे तट पर जो भूस्खलन की घटनाएं यानी रेलवे ट्रैक भी जाम हो जाते हैं, तो ये भी एक मुख्य कारक है। दूसरा पर्वतों में खनिज संसाधनों का दोहन। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में कोयला भी मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है, विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, और उन खनिजों को यानी तोड़ने के लिए डोलोमाइट से विस्फोट किया जाता है, तोड़ा जाता है ब्लॉकों में, और उसकी वजह से यानी विस्फोट की वजह से आसपास की चट्टानों में दरार आ जाती है या दरक जाती है, और उसके कारण और वो कई बार ढाल के सारे नीचे की तरफ प्रतिस्थापित हो जाती है। तो पर्वतों में खनिज दोहन करने के लिए चट्टानों को जो तोड़ा जाता है मशीनों के माध्यम से या डोलोमाइट विस्फोटक डालकर, उसके कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं प्रमुख रूप से क्या है होती है। तो ये भी एक मानवीय जनित कारक है। तीसरा है अति पशुचारण। पर्वतीय भागों में आदिम जनजातियां
चाहे हिमालय की गुर्जर हो या भोटिया हो या इधर उत्तर पूर्व के अंदर पाई जाने वाली जनजातियां हैं, ये जनजातियां अति पशुचारण करती है, जिसके कारण वहां के न केवल वनस्पति का आवरण हट जाता है बल्कि उनके खुरों से भी मुख्य रूप से चट्टानें क्षयित हो जाती है और वो ग्रेविटी पावर के कारण नीचे की तरफ कई बार प्रतिस्थापन हो जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, निर्वनीकरण या वृक्षों की कटाई। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जैसे उत्तर पूर्व में लगभग 2/3 भाग पर अधिक पर वन है। सबसे ज्यादा वन वाला यानी मिजोरम राज्य भी प्रमुख रूप से इसी क्षेत्र के अंदर है। दूसरा, यदि देखिए इन क्षेत्रों में पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र है, वहां वनों को काट दिया जाता है, चट्टानें नग्न हो जाती है, जिसके कारण उन चट्टानों पर जब अचानक वर्षा होती है तो वो चट्टानें नीचे की तरफ प्रतिस्थापित हो जाती है ढाल के सहारे। तो उन चट्टानों में निर्वनीकरण में मुख्य रूप से देखें तो ये लोग कृषि करने के लिए भी कटाई करते हैं, जिसके कारण चट्टानें नग्न होगी और नीचे चट्टानों का यानी विभिन्न प्रकार के अवसाद और गुरुत्वीय ढाल के कारण नीचे की तरफ प्रतिस्थापन होना प्रारंभ कर देते हैं। फिर बात करते हैं कृत्रिम कारकों में अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम जनजातियां रहती हैं, उन क्षेत्रों में या तो वो स्थानांतरित कृषि करती है और स्थानांतरित कृषि में 2-3 बीघा भूमि के वनों को काट कर जला दिया जाता है, फिर वहां 2-3 साल खेती करते हैं, फिर अनुपजाऊ होती दूसरी जगह पर वो काट लिया जाता है। मैं उदाहरण को भारत में आज से 20 साल पहले वर्षा होती थी चेरापूंजी में, जो मेघालय राज्य के अंदर है, अब होती है मानसीराम में। दोनों में 10 से 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन क्यों? अब चेरापूंजी में स्थानांतरित कृषि अधिक होने के कारण वन संपदा घट गई, वहीं हम बात करते हैं मानसीराम में संघनता है, जिसके कारण वह दुर्गम क्षेत्र भी है, तो आदिम जातियों का प्रभाव कम है, जिसके कारण वर्षा अब पिछले 20 सालों से मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा हो रही है विश्व की। तो ये भी देखें। दूसरा, अवैज्ञानिक कृषि यानी पर्वतीय क्षेत्रों में बागाती कृषि की जाती है, चाहे चाय की हो, कॉफी की हो या कहवा की हो, तो उन क्षेत्रों के अंदर समुच्चय रेखी जुताई की जानी चाहिए या बागवानी में सीढ़ीदार कृषि होनी चाहिए, लेकिन कई बार अवैज्ञानिक कृषि पद्धति होने के कारण भी, चाहे वो उत्तर पूर्व भारत हो, चाहे यानी दक्षिण के नीलगिरी अन्नामलाई की ये पहाड़ियां हो या उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हो, इनके अंदर यानी अवैज्ञानिक कृषि पद्धति भी भूस्खलन की क्रिया के लिए आमंत्रित करती है। जैसे मैं बात करूं पुणे के अंदर पर्वतीय पठारी प्रदेश के अंदर यानी कृषि के लिए पठार को समतलीकरण किया गया और उसके बाद अगली जो वर्षा हुई तो एक गांव का गांव पूरा जलमग्न हो गया। तो यानी भारत के अंदर देखें तो भूस्खलन की घटनाएं प्रतिवर्ष यानी सैकड़ों की संख्या में देखने को मिलती है। 2 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर यानी भूस्खलन की क्रिया हुई, एक पखवाड़े पहले चमोली के अंदर यानी हिमस्खलन भूस्खलन की घटनाएं हुई, केरल के अंदर पिछली साल भूस्खलन की घटनाएं हुई थी जिसमें यानी 40 से अधिक लोग मारे गए। तो यानी कहने का तात्पर्य है, यदि हम देखें तो उत्तर यानी प्रायद्वीपीय पठारी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ 1971 से लेके देखें तो 2000 यानी 13 तक लगभग सैकड़ों बार भूस्खलन की क्रियाएं इसके अंदर घटित हो चुकी है। तो अवैज्ञानिक कृषि पद्धति भी इसको यानी भूस्खलन को आमंत्रित करती है। इसके अलावा यानी मनुष्य नहरों, पुलों, रेलों के लिए सुरंगें बनाता है या पर्यटन दृष्टि से विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार के होटल्स निर्माण का कार्य हो, तो इन निर्माण कार्य करने के कारण यानी वहां की वनस्पति का क्षय होता है और वहां जो प्राकृतिक ढाल का जो प्रवाह है उसको नहरों के माध्यम से मोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो 2013 की जो केदारनाथ की घटना हुई उसमें प्रमुख रूप से क्या है, ये एक कारण प्रमुख रूप से था। इसके अलावा बिजली के जो ग्रिड्स बनाए जाते हैं उसके कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं होती है। कृत्रिम रूप से यदि हम देखें इसके अंदर झील बनाई जाती है, डैम्स बनाए जाते हैं, उसके वजह से जैसे महाराष्ट्र का जो कोयना भूकंप था वो जल जनित भूकंप का एक उदाहरण माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये मानवीय कारक है जिसमें रोड का निर्माण होना, पर्वतों में खनिजों का दोहन या अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति और नहरों, पुलों, बांधों या का निर्माण के अंदर
भी प्रमुख रूप से भूस्खलन की क्रियाएं इसके अंदर घटित होती है। तो भूस्खलन बेसिकली दो दो कारक हैं, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक है। देखिए भारत में जो भूस्खलन की जो अधिकांश घटनाएं होती है, 90% भूस्खलन की घटनाएं होती है वर्षा ऋतु में। इसके अलावा वसंत काल में भी होती है, कई बार भूकंप आता है तब भी मुख्य रूप से भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो देखिए हमने विश्व के अंदर अध्ययन किया कि विश्व के अंदर एंडीज हो, रॉकीज हो, आल्प्स हो, यूराल हो, या इसके हिंदुकुश हो, सुलेमान हो, हिमालय हो, या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ये बेसिकली क्या है, यानी भूस्खलन के ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। वहीं भारत के अंदर देखेंगे तो भारत के मैप के अंदर देखें तो भारत के भूस्खलन क्षेत्रों की बात करें तो भारत में प्रति वर्ष 4,90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, वो भारत का भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। और उसमें देखें तो भारत का लगभग 15% या 15% क्षेत्र भारत का भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। वो क्षेत्र कौन सा है? भारत के जो भूस्खलन क्षेत्र है इस भारत के मैप में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखिए एक तो इसके अंदर बेसिकली आ जाता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर हम आते हैं तो कुछ क्षेत्र आ जाता है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, सिक्किम क्षेत्र आता है। फिर इधर उत्तर पूर्व वाले जो राज्य आते हैं 7 सिस्टर, जिसमें हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी भूस्खलन की क्रियाएं प्रमुख रूप से होती है। तीसरा भारत का भूस्खलन क्षेत्र आ जाता है कोंकण तट से लेकर ठेठ दक्षिण के अंदर नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की जो ये पहाड़ी वाला जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, इसके अंदर भी बेसिकली भूस्खलन की क्रियाएं घटित होती है। तो भारत में भूस्खलन, इसके अलावा थोड़ा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यानी विवर्तनी की दृष्टि से सक्रिय है। क्यों? भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाई जाती है। तो भारत, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंदर भी भूस्खलन, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कोयना भूकंप आया। इसके अलावा 2 साल पहले भी इस क्षेत्र के अंदर यानी खेती के लिए समतलीकरण कार्य के दौरान भी भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख रूप से हुई। या उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ के अंदर या चमोली की जो घटना है वो भी भूस्खलन जनित मुख्य रूप से क्या है, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार भारत के आपदा को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंदर कोंकण तट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंदर नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियां। देखिए केरल के जो अधिकांश जिले हैं वो इस भूस्खलन की घटनाओं से घटित होते रहते हैं। तो यानी पिछली साल यानी 2019 के अंदर 19 के अंदर भूस्खलन की वजह से 40 से अधिक लोग हैं काल कलवित हो गए। और यहाँ के अंदर बात करते हैं तो भारी जानमाल का नुकसान इसकी वजह से यानी देखने को मिलता है। तो भारत के जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं इनको 3 कैटेगरी के अंदर प्रमुख रूप से बांट सकते हैं। एक तो अधिक यानी सुभेद्यता वाले क्षेत्र जहां अधिक यानी भूस्खलन की क्रियाएं होती है। तो एक तो यदि हम बात करते हैं महा हिमालय और जो हिमाचली हिमालय है, वहां महान सीमांत भ्रंश, महान क्षेप भ्रंश के सारे यानी भूस्खलन की क्रियाएं सर्वाधिक होती है। तो ये यूजीसी नेट के अंदर प्रश्न आ चुका है। भारत का सर्वाधिक विवर्तनी की दृष्टि से सर्वाधिक यानी सक्रिय क्षेत्र जहां भूस्खलन की क्रियाएं सर्वाधिक घटित होती है, तो महा तथा हिमाचल हिमालय के बीच जो महान सीमांत भ्रंश है उसके सारे भूस्खलन की क्रियाएं सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्रों के अंदर यदि हम शामिल करें तो इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र भी आ जाता है, पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र आ जाता है। देखिए उत्तरी क्षेत्र तो ये भूकंप की पेटी है, भूकंप सक्रिय क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ वर्षा जब होती है तो उसके कारण ज्यादा भूस्खलन की क्रियाएं होती है। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, भूकंप के कारण सर्वाधिक यानी भूस्खलन की क्रियाएं कौन से क्षेत्र में घटित होती है? तो हिमालय क्षेत्र के अंदर। दूसरी तरफ यदि देखें तो वर्षा से ज्यादा प्रभावित रहता है पश्चिमी घाट वाली जो पर्वत श्रेणी है या नीलगिरी घाटी क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं
मध्यम सुभेद्यता वाला क्षेत्र है। तो इसमें यानी हिमालय के पार वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख के आसपास वाला, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा भाग आ जाता है, राजस्थान की में देखें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से ये वाला जो क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत, आसाम को छोड़कर उत्तर पूर्वी भारत भी यानी मध्यम श्रेणी के अंदर मध्यम और कम सुभेद्यता वाला यानी मध्यम सुभेद्यता वाला क्षेत्र, या इसको अधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा यानी कम सुभेद्यता या मध्यम सुभेद्यता वाला, जिसमें पार हिमालय क्षेत्र या लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरावली या कुछ प्रायद्वीपीय पठारी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही कम भूस्खलन की क्रियाएं देखने को मिलती है। तो ये तो आ जाता है भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि भूस्खलन एक संकट है, उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव के अंदर देखें तो सीधी सी बात है, जब भूस्खलन आएगा तो नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, वहां नदी के अंदर बाढ़ आ जाएगी। तो ये तो सर्वाधिक प्रभावी है। दूसरा, भूस्खलन की क्रिया यदि आबादी इलाके में गिर जाता है भूस्खलन का मलबा, तो जाओ के जाओ है वो नीचे दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं। जैसे जो चमोली की घटना हुई पिछले एक पखवाड़े पहले, उसके अंदर भूस्खलन के गांव दो हिस्सों में बट गया, सैकड़ों लोग काल कलवित हो गए। या इसके अलावा 2014 के अंदर पश्चिमी घाट के अंदर जो पुणे के अंदर भूस्खलन की घटना हुई, उसकी वजह से भी क्या है यानी सैकड़ों लोग काल कलवित इसके अंदर प्रमुख रूप से हो गए थे। इसके अलावा यानी सड़कें हैं, पुले, बांधे हैं, वो डैमेज हो जाते हैं इस भूस्खलन की क्रिया के कारण, यानी उन पर भी भारी प्रभाव देखने को इसके अंदर मिलता है। फिर यदि हम बात करते हैं आवागमन के मार्ग हैं, इसकी वजह से अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव को हम वही दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय प्रभाव। तो भूमि का यानी एक तो यानी प्राकृतिक कारक में क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर एक तो मिट्टी कम होती है, यानी भूमि का अवनयन हो जाएगा, भूमि का अपक्षय हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगी, पर्वतीय क्षेत्रों की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर नीचे चली जाएगी, जिसके कारण जो वहां बागायती कृषि की जाती है या फलोत्पादन कृषि की जाती है वहां उसको यानी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा यानी वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनकी वो भी काल कलवित हो जाते हैं इस भूस्खलन की घटनाओं के कारण। तो इसके अलावा यदि हम देखें मानव जनित भूदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक तो मानव जनित भूदृश्य के अंदर जो बस्तियां हैं वो बेसिकली नष्ट हो जाती है इससे भूस्खलन की। जो पुणे की घटना है वो पश्चिम घाट वाली, या जो केदारनाथ की घटना है 2013 वाली, या चमोली की घटना है, उसकी वजह से यानी भूस्खलन के कारण यानी पूर्णतः आबादी क्षेत्र के अंदर बस्तियां नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जो समुच्चय रेखीय सड़कें हैं, रोड्स हैं, रेल ट्रैक हैं, वो मुख्य रूप से इसकी वजह से नष्ट हो जाते हैं, तो भारी जान माल का नुकसान उससे होता है। इसके अलावा यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है, बागायती कृषि या सीढ़ीदार कृषि, वो भी भूस्खलन की वजह से क्या है यानी इसके कारण नष्ट हो जाती है। इसके अलावा भूस्खलन का प्रभाव क्या रहता है, भूस्खलन का प्रभाव होता है कि वर्षा के जो हमारे प्राकृतिक सोर्स के अलावा जो कृत्रिम बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जिससे न केवल यानी निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है बल्कि वो प्राकृतिक जल स्रोत भी मुख्य रूप से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पर्वतीय भागों में विद्युत ग्रिड स्टेशन लगाए जाते हैं विद्युत उत्पादन के, उस पर भी मुख्य रूप से उनको क्षति होती है, वो भी प्रमुख रूप से क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो ये इसके प्राकृतिक और कृत्रिम प्रभाव आते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में भूस्खलन की जो घटनाएं, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटी हैं। तो एक तो 1971 के अंदर अलकनंदा घाटी के अंदर जो भूस्खलन की घटना हुई, और उसके कारण क्या है यानी वहां अलकनंदा के अंदर एक कृत्रिम जो झील थी, वो झील बनी, बाद में वो टूट गई, जिसके कारण बाढ़ प्रमुख रूप से आ गई। इसके अलावा 1993 में राप्ती घाटी उत्तराखंड के अंदर भी भूस्खलन के कारण यानी एक गांव मुख्य रूप से पूर्णतः यानी उसके नीचे दफन हो गया। या 1993 के अंदर जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अंदर भी 150 से अधिक लोग काल कलवित हो गए। इसके अलावा 2013 के अंदर जो उत्तराखंड की जो घटना थी, जिसके कारण हजारों लोग काल कलवित हो गए,
तो हालांकि वो वर्षाचल भूस्खलन दोनों का समेकित योगदान था। इसके अलावा 2014 में जो पश्चिमी घाट के अंदर पुणे क्षेत्र के अंदर भी भूस्खलन के कारण एक गांव नीचे दफन हो गया। इसके अलावा यानी हाल ही की जो घटनाएं हैं, चमोली की घटना, उसका भी नकारात्मक प्रभाव इसके अंदर देखने को मिला है। तो आज हमने भूस्खलन है क्या, किसे कहते हैं, क्या इसके कारण हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन पर हमने विस्तार से अध्ययन किया। अगला जो क्लास होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ पुनः आएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी आनंद ले रहे होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।